आर्टिकल 222 जो है वो आपका अगर हम देखेंगे, आर्टिकल 222 बात करता है ट्रांसफर की बात करता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्या, हाईकोर्ट जजेस, हाईकोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की बात करता है। हाईकोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है वो बेसिकली करवाते हैं कौन, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब करवा देंगे इस वाले काम को, ये होगा कॉलेजियम के द्वारा ही होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि लॉ कहता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि यार प्रेसिडेंट बोल रहे हो, कॉलेजियम नहीं है का। कॉलेजियम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है? कॉलेजियम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो, बट बेसिकली तो प्रेसिडेंट ही बोलेंगे ना हर बार, तो आप प्रेसिडेंट साहब ही करवाते हैं, ध्यान रखेंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, तो 20 में दिल्ली में दंगे में एक मसला बड़ा उछल रहा था, बड़ा मीडिया में उस टाइम पे सर्कुलेटेड था कि आपने वो क्या नाम था उसका यार, जो मतलब नाम ही भूल गया, वो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, तो उसको जो है उसने जो पत्थरबाजी की थी छत पे से खड़े होकर वो निगम पार्षद जो गली मोहल्ले वालों की तरह खेल रहा था। वो पहले जमाने के बच्चे नहीं होते थे, छत पे खेल कर कभी कभी पत्थर फेंकते थे, उसी तरह हरकतें कर रहा था यार, निगम पार्षद हो गए। ऐसे तो लोगों की वजह से पॉलिटिक्स बदनाम है। और दंगा ही करना है तो सीधा फ्रंट पे आके करो, फिर तुम्हें करना ही है तो कम से कम हमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें पहचानने में। क्या रहे ये सुना ये पकड़े से, लेकिन छत पे छुप छुप के जो है हो गई दिन, ढल गई शाम, जैसे गाने गा कर जो है वो पत्थर फेंक रहा था नालायक। उसको उठा के जेल में डाला, और फिर डाला क्या, केजरीवाल बहुत सही है इन मामलों में। केजरीवाल ने डायरेक्ट कह दिया कि भैया तुम्हारे वाले की अगर सजा 5 साल होती तो हमारे वाले को 10 साल दो, उठा के ले जाओ। अपने आप को बिल्कुल सेफ रखते हैं केजरीवाल। वो पता है कहाँ पे जाके एकदम अपने आप को जो है आइसोलेट कर देना है ना। अच्छी गेम खेलेंगे यार, फ्यूचर तक चलने वाला है इंसान, जानता है अच्छी जनरल पॉलिटिक्स जानता है। कहता है कि हम पॉलिटिशियन नहीं है, और पॉलिटिक्स के ऐसे जो टैक्ट लेके आते हैं, हैरान जाता हूँ मैं देख देख के कि मैंने कहा यार कमाल है यार ये इंसान। ऐसे तो तरीके पूरी मीडिया ने सारे विपक्ष को लगभग जो है एक तरह से या तो मुंह बंद करवा दिया या खत्म ही करवा दिया। देखा जाए तो डिबेट देखो तो आइडिया लग जाता है कि कौन सा एंकर किस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो कुछ भी है। विपक्ष कहीं पे भी नहीं दिख रहा होता सपोर्ट कोई कर रहा हो उसे, ठीक है। स्पेस भी होता है तो उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, उस जो अपोजिशन पार्टी है उसको बढ़ा दिया। तो देखिए आम आदमी पार्टी ने मीडिया का इतना बढ़िया उपयोग किया है, इतना जबरदस्त उपयोग किया है। उसी मीडिया के आगे विपक्ष जाकर फेल हो जा रहा है। कांग्रेस हो गया, समाजवादी हो गया, बसपा हो गया, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, सब फेल हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो दबाने में कामयाब है। वो मीडिया पे उल्टा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में दंगे क्यों हुए, केजरीवाल से दिल्ली में दंगे क्यों हुए, आप बताइए ना क्यों हुए। उल्टा मीडिया से जो है क्वेश्चन जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। असली पॉलिटिशियन की यही पहचान होती है, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। आपसे बोल दिया कि भाई दिल्ली में सड़कें क्यों नहीं बनी, आपने कह दिया कि नेशनल हाईवे क्यों नहीं बन रहा है, वो तो तुम्हारे अंदर है, वो क्या नहीं बना रहे। तो मतलब ये जबरदस्त पॉलिटिक्स होती है। ऐसे में फिर कपिल मिश्रा उन्होंने बयान दे दिया था, नए बीजेपी के उभरते हुए नेता के रूप में उस टाइम पे ग्राउंड ढूंढ रहे थे, बस उन्हें ग्राउंड मिल गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया हाईलाइट हो गया इंसान। और बाद में उनके ऊपर भी FIR हुआ, उनको ले आना था कोर्ट में। जब उनके खिलाफ फैसला होना था उससे पहले जज ही बदल गया। जिस जज को फैसला देना था वो बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माना जाता है, उसको जज को पहले बदल दिया। अब ये सवाल वहां पे खड़ा हो गया, यही वाला सेम, कि भाई जो जज है उसका ट्रांसफर प्रेसिडेंट करता है, एक कॉलेजियम करता है। प्रेसिडेंट ने अगर हटाया है तो प्रेसिडेंट कैसे हटा रहा है, कॉलेजियम को हटाना चाहिए ना। और कॉलेजियम में कौन कौन होता, कॉलेजियम में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का जज भी होता, चीफ जस्टिस, 4 सीनियर मोस्ट जज भी होते, प्लस गवर्नर साहब भी होते स्टेट के। इतने सारे लोग होते और तब जाके हटाने का प्रोसीजर होना था।
तो ये पहले कैसे हट गया? तो इस बात पे सवाल उठा, इसका जवाब तो खैर आज तक नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। अब वो हटाया गया या हटा पता नहीं, लेकिन जैसे पक्ष का यही कहना है कि नहीं भाई, बीजेपी का कहना है कि नहीं नहीं कॉलेजियम नहीं हटाया, वो कह रहे नहीं नहीं कॉलेजियम हटा ही नहीं रहा, कॉलेजियम का है ही नहीं इसमें मसला, कॉलेजियम से कौन सा डिस्कशन हुआ, कौन सी बात हुई, क्या हुआ? कोर्ट से पूछा गया, कोर्ट ने कहा हम तुम्हें बताएंगे हम किसको हटाए किसको ना हटाए, टाइम पीरियड पूरा हो रहा था हटा दिया। तो मतलब कुल मिला के ये राज जो है आर्टिकल 222 के साथ ही निकल गया, पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट हाँ, आर्टिकल 223 क्या कहता है कि मान लो कि आपके चीफ जस्टिस जो है वो बीमार पड़ गए या वो वैकेंट हो गए, तो उनकी जगह पे दूसरा कोई चाहिए ना, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस दैट इज, इसका ये कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट साहब करेंगे। बाकी सारे जो हाई कोर्ट के जज बोलेंगे मालिक, फोन लगाएंगे प्रेसिडेंट साहब को कि मालिक, हाँ बोलो क्या हुआ? मालिक चीफ जस्टिस साहब नहीं आए आज, हाँ कहाँ रह गया? अरे यार ये सोच, जब देखो कहीं ना कहीं बीच में निकल जाता है घूमने के लिए, ये काम करो तुम में से कोई दूसरा जो है वो माहौल को संभालो तब तक, तो किसी दूसरे को भेज दिया। अब वो बोलेगा ना कि मालिक हम जो संभालेंगे माहौल को, हमारे पास पावर है। बोला अरे नालायक, हाई कोर्ट के अंदर जज बन के बैठे हो, तुम्हें इतना नहीं पता है आर्टिकल 223 क्या कहता है? आर्टिकल 223 साफ साफ कहता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उन्हें बनाया जा सकता है अगर मान लो कि नहीं है आपका चीफ जस्टिस अवेलेबल। आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 क्या कहता है? मान लो कि जो जितने भी जज होते हैं हाई कोर्ट के अंदर 10 हो गए, 12 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, उनमें से जो है जजों की संख्या कम पड़ रही है, तो ऐसे में एडिशनल जज लेके आना है। तो वो भी कौन लेके आएंगे? वो भी प्रेसिडेंट साहब ही बोलेंगे। इसका क्राइटेरिया कौन है? इसका भी क्राइटेरिया जो है आपका आर्टिकल 224 में सेम, वहां पे भी ऐसे था, याद है? आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 क्या कहता है? आर्टिकल 225 कहता है कि भाई जुरिस्डिक्शन क्या है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का, तो भाई जुरिस्डिक्शन क्या ही होगा। अच्छा 224 का ए भी है, वो भी बिल्कुल सेम है, आपको याद होगा। वहां पे आर्टिकल 128 हुआ करता था शायद, वहां पे आर्टिकल 128 था, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से आर्टिकल 224 का ए है, जहाँ पे क्या बता रखा है कि रिटायरिंग जज से भी हम क्या ले सकते हैं? सर्विसेज ले सकते हैं कि सर आइए, बिल्कुल आपकी वही सैलरी होगी जो बाकी सारे हाई कोर्ट के जजों को मिलती है। आप रिटायरमेंट के बाद जवान से दिखते हैं, 62 साल कोई उम्र होती है? ये भी कोई उम्र है? लौंडे लफाड़े दिखते हो आप। तो उनको उठा के बोला कि आप दोबारा आ जाइए, कोर्ट में थोड़ा सा जो है जजों की कमी हो रही थी, तो रिटायर्ड जज की सर्विस ले ली। तो आर्टिकल 224 जो है ये क्या कहता है कि रिटायर्ड जज को भी दोबारा लाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 225 कहता है जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन क्या ही होगा भाई, पूरा स्टेट ही इनके पास है। इनके जो कानून होते हैं पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लागू होते हैं, तो इनका ये जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आर्टिकल आपका आ जाएगा 226। आर्टिकल 226 क्या कहता है? आर्टिकल 226 कहता है कि भाई पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है? ठीक है, रिट, मतलब रिट इशू करने की। याद है इसको तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। अरे यार ये तो रिट की पावर याद है आपको? मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट बताया था तो मैंने आपको कहा था रिट की पावर। रिट कौन कौन से होते हैं? हैबियस कॉर्पस होता है, ये भी इशू कर सकते हैं। मैंडेमस, ये भी इशू कर सकते हैं। आपका जो है क्यू वारंटो, ये भी इशू कर सकते हैं। आपका प्रोहिबिशन हो गया, सेरिसियोरी हो गया, ये 5 तरह के रिट होते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लो कि कोई और मसला है, आ जाओ लेके केस, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है 226 जहां पर हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये 5 ही तरह के रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, हालांकि 139 कहता है कि अदर रिट भी इशू करना चाहे कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर 32 में 5 ही रिट इशू कर सकता है। यहाँ पे 226 में 5 रिट के अलावा कोई अगर अलग से भी कोई ऑर्डर देना पड़ेगा तो वो भी दे सकते हैं हाई कोर्ट के जज। ये एक अलग से पावर आ जाती है इनके पास, ये ध्यान रखेंगे। 227 में क्या कहता है? पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 227 कहता है पावर है किसकी? सुपरिंटेंडेंस की ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 227 में साफ साफ कह दिया कि भाई ध्यान रखना, आर्टिकल 227 में क्या कह रहे हैं कि साफ साफ ध्यान रखना कि जो है हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या कर रहा है? नजर बना के रखा हुआ है, सुपरिंटेंडेंस बना के बैठा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब नजर बना के बैठा हुआ है, मतलब कुल मिला के इनका लॉ पूरे स्टेट में चलेगा, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद कह रहा है कि आपका
मान लो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ही एफआईआर के ऊपर केस चलता जा रहा है, तो आर्टिकल 228 क्या कहता है कि वो सारे के सारे केसेस इकट्ठा करके क्या कर दो, हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दो, अगर हाई कोर्ट कह रहा है तो। जैसे आपको याद होगा वहाँ पे आर्टिकल 139 का ए था, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि नुपुर शर्मा का केस इंडिया के बहुत सारे हाई कोर्ट में चल रहा था, तो आठ हाई कोर्ट में चल रहा शायद, तो 8 हाई कोर्ट के केसेस इकट्ठा करके दिल्ली भेजे गए 139 ए के तहत। इसी तरह से मैंने आपको एसपी गुप्ता के केस में बताया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसमें क्या हुआ, जितने भी 8, वहाँ पे भी 8 हाई कोर्ट ही थे शायद, 8 हाई कोर्ट के केसेस को इकट्ठा करके कहाँ भेजा गया, आपका सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई अलग अलग मतलब डाइवर्स जो है वो आपके जजमेंट ना आए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में जो है एग्जीक्यूटिव को उस केस को हैंडल करने में दिक्कत हो, उसको समझ में नहीं आया कि इसका कानून मानना है, इसका इस वाले कोर्ट का आदेश मानना है या इस कोर्ट का आदेश मानना है, तो कहा कि यार एक ही जगह पे आने दो, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा तो पूरे देश में एक जैसा होगा। 229 कहता है कि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स का जो एक्सपेंस है वो सेम होगा, बिल्कुल सेम जैसे पहले बताया गया था। आर्टिकल 230 में एक्सटेंशन ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट चाहे तो किसी हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि आप ड्यूटीज के भी मामले सुनेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 2 क्या है नाम 229 नहीं 230 कहता है, आर्टिकल 230 कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट को कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इन ड्यूटीज के मामले भी सुनेंगे। तो दिया हुआ है कई बार, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपका जो है बंगाल है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आपका अंडमान निकोबार का भी केस सुनते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दमन दीव दादर नागर सबका चलता है। 231 के अंदर जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 से ज्यादा स्टेट के लिए, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट बेस्ट एग्जांपल है। 231 आर्टिकल 231 क्या कहता है, आर्टिकल 231 कहता है कि 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट चलेगा। बेस्ट एग्जांपल गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। 232 आपका रिपील हो चुका है और यहाँ पे हाई कोर्ट आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका देखेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर हम देखें, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है जी, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका। यहाँ पे बता रहेगा कि भाई अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, आर्टिकल 233 क्या कहता है, आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट्स की बात करता है, किसकी अपॉइंटमेंट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट जज की। कौन करेगा, हमारे गवर्नर साहब करेंगे, इनका एग्जाम कौन लेती है, स्टेट पीसीएस लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑल। आर्टिकल 233 का ए भी है शायद, वो कहता है वैलिडेशन एंड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड जजमेंट इट इज डिलीवर्ड बाय द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज। मान लो कि अगर कोई जज है, अब उन जज को अपॉइंट करने के बाद पता चला कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो गलत हुआ है, तो उनके द्वारा किए गए लॉ जो भी, मतलब उनके द्वारा दिए गए जो भी ऑर्डर्स होंगे, उन सारे के सारे ऑर्डर्स को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी अपॉइंटमेंट गलत हो सकती है, ऑर्डर गलत नहीं हो सकता। आर्टिकल 234 क्या कहता है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज। तो अगर मान लो कि गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो है किसी जुडिशियल पोस्ट पे भी किसी दूसरे पर्सन को बिठाना है, कोई जुडिशियल पोस्ट है, जैसे कोर्ट के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होता है, सीनियर असिस्टेंट होता है, ऐसा कुछ भी है तो वो कौन करेगा, एसपीएससी करेगा, प्लस आपका जो है गवर्नर साहब उसके अंदर शपथ दिलवाएंगे या उसके अंदर अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। आर्टिकल 235 क्या कहता है, आर्टिकल 235 कहता है कि कंट्रोल जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर किसका होता है, कंट्रोल किसका होगा, कंट्रोल होगा आपका हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है, आर्टिकल 235 कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, ठीक है, ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 236 की बात करें, वो कहता है कि इंटरप्रिटेशन बोले तो कुछ नहीं, मतलब कोई भी चीज अगर इसमें कोई वर्ड समझ में ना आ रहा तो उसमें बता रखा है। आर्टिकल 237 कहता है आपका किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब मान लो कि जो डिस्ट्रिक्ट जज पर जो चीजें लग रही हैं वो सारी चीजें जो है वो आपका मजिस्ट्रेट पे भी सेम चलेंगी, और अगर उसमें कोई नई चीज ऐड करनी है
या उसके अंदर से रिमूव करनी है, तो वो सारी चीज़ें कौन बताएगा? वो सारी चीज़ें आपके गवर्नर साहब बताएंगे। आर्टिकल 237 कहता है इसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता ही दिया। आपके जो है जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट। ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट के जजेस मतलब कि चीफ जस्टिस से आप जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। और प्रमोशन एंड पोस्टिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज आर डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्सो, वहाँ पे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है दो चीजें हैं इनके अंदर, इसके अंदर दो चीजें क्या बता रखी है कि दो कंडीशन है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के। पहला क्या होता है कि भाई देखो सेम स्टेट से नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैंने आपको पहले कहा है सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए, इसका रीजन होता है। और दूसरा क्या है कि 7 ईयर्स तक जो है आप या तो एडवोकेट रहे, ठीक है, किसी भी कोर्ट के अंदर, प्लस या तो प्लीडर रहे। प्लीडर भी बेसिकली एक लीगल पोस्ट होती है, इसके अंदर एडवोकेट का ही पोस्ट होता है, वो प्लीडर कहा जाता है। तो कुल मिला के ये कंडीशंस हैं, ठीक है, ध्यान रखनी है। सेम स्टेट का होगा तो हो सकता है कल को भाई अपने लोगों को जो है ज़्यादा तवज्जो दे दे, तो इसलिए कहा गया कि अदर स्टेट के लोग, मतलब दिल्ली का जो है उसको यूपी का जो है बिहार में, बिहार का जो है यूपी में, दिल्ली का जो है वो बिहार में, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में सर्कुलेट होना चाहिए। कुछ खास नहीं है इसके अंदर बताने के लिए, जितना मैंने बता दिया इतना ही याद कर लोगे ना, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा ना आर्टिकल में दे रखा है ना ऐसे जनरली भी बात होती है। यहाँ जाकर आपका जो है स्टेट पूरा कंप्लीट हो गया। 237 आर्टिकल्स वी हैव डन, ठीक है। तो आपको मैं अब थोड़े वो अब जो चैप्टर आने वाले हैं इन चैप्टर्स के अंदर डिटेल में बात होगी। अब चैप्टर्स जो आने वाले हैं वो थोड़े से इंटरेस्टेड चैप्टर है भी और जरूरी भी है उनमें बात ज़्यादा करनी है, लेकिन यूनियन समझने का स्टेट में ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट लिया है, ठीक है। बाकी आगे के चैप्टर्स जो हो सकते हैं उसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स भी हैं, तो मैं उसमें थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। तो यहाँ तक आपका 237 हो चुका है, कम नहीं है, ठीक है। बहुत आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, लगभग 250 से ऊपर तो आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिए, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट में आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स अलग से भी बताए थे, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में बात करने वाले यूनियन टेरिटरी के बारे में। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं या आप यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो अगली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जरूर आए उस क्लास के अंदर। यूटी की क्लास ऐसे ही बहुत प्यारी है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी पर अगली क्लास में बात करेंगे। एक क्लास है, एक ही क्लास में खत्म हो जाता है यूटी का चैप्टर, ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कल वाला चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूटी के बाद हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, ठीक है ना, पंचायत, नगर पालिका, उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, चैप्टर ज़्यादा मतलब 2-2, 3-3 दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ऐसे चैप्टर सब बचे हुए हैं। हाई कोर्ट जैसे ये स्टेट है, इसको हम 3-4 दिन लगा, यूनियन में 1 हफ्ता लगा। अब जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें 2-2, 3-3 दिन के अंदर जो है लगभग सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। बाकी लगातार जुड़े रहें आप लोग, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करके ही आपको हम भेजें, ठीक है। थैंक यू।